आज का पाठ है नन्हा फनकार। तो शुरू करें। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत ही बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उसे उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यहीं काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी बस यही उसका घर थी। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं मैं पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा, वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह से देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझोला था। वह सफ़ेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी
बड़े 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 मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होंठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूंछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। वह फिर मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर ही नहीं। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? ये ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापिस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपा-तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थरों को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे वह कटाव ज़्यादा गहरा हो गया।
अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया, ऐसे। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी नीच कर रखना वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मजदूर दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और ये लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतरास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन में बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में से एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर में क्यों बनवा रहे हैं? यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी।
शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव ऊनीली आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। काफ़ी अच्छी कहानी थी। अब हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ कि प्रश्नोत्तर हमसे क्या कह रहे हैं। चलिए, केशव की घंटियाँ। तो केशव की घंटियाँ, माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? तो इसमें हमें 3 पॉइंट दिए हैं, तो 3 में से हमको 1 पॉइंट बताना है कि कौन सी बात कही होगी। तो देखते हैं। केशव के काम की तारीफ में, यह जानने के लिए घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, केशव से बातचीत करने के लिए, केशव की घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। तो इसका सही आंसर है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था, है ना, ये सब नहीं है। ओके, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि 10 साल का एक छोटा लड़का इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे और हो सकता है तुम और तुम्हारे साथियों के माता पिता भी कहीं और यहाँ से आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसे करने के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये आपको अपने मित्रों से पता करना है कि जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं कि उनके पिता पहले कहाँ रहते थे, या वो कहीं चले गए हैं, या वहाँ से आके यहाँ काम करते हैं। ये आपको स्वयं करना है। अब कहानी से, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? तो इसका उत्तर होगा कि अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे नन्हे केशव से इत्मीनान से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। ठीक है ना, इसका आंसर तो ये हो गया। अच्छा, इस प्रश्न के बारे में आप आश्वस्त हैं क्या कि कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह शहर से आकर दूसरी जगह बस जाता है तो कैसे, वो क्या कारण होते हैं उनके बसने के? तो एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। सामान्य तौर पर ऐसा करने का एक ही कारण होता है, रोजगार की प्राप्ति, और रोजगार की प्राप्ति के लिए लोग जाते हैं। दूसरा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, कोई शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, और दूसरा कोई इलाज वगैरह करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इसमें एक पॉइंट आ जाएगा, एक रोजगार के लिए, रोजगार। नंबर 2 शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए, है ना, शिक्षा के लिए, और स्वास्थ्य सेवा, इलाज वगैरह के लिए। ठीक है ना, ये कारण होते हैं। इसका आंसर हमने आपको बता ही दिया है। चलिए नंबर 4, लगता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? तो चलिए, यहाँ पर उत्तर होगा इसका, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है कि किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से है। ठीक है ना। नंबर 5, खरगोश की सी कातर आँखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल, ऐसे कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो कोयल जैसी आवाज़, है ना, कोयल जैसी आवाज़, शेर जैसी दहाड़, गाय जैसी सीधी, घोड़े जैसा अड़ियल, और
हिरनी जैसी चाल, है ना, ये रहती हैं। ठीक है ना, 5 भी हो गया। हिरनी जैसी आँखें, है ना, हिरनी जैसी आँखें ये होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं नंबर 6। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा। क्यों देखा? तो इसका उत्तर ये होगा कि केशव को संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से एक बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, है ना, उनके लिए वे कार्य करना अधिक ज़रूरी हैं। इसलिए केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा। अगला है, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के कामों से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण ज़रूर बताओ, है ना। केशव 10 साल का है, उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है क्या? तो इसका उत्तर होगा, इस उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं, क्योंकि यह उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की होती है। इतनी कम उम्र से काम में लग जाने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। अतः उन्हें पढ़ने लिखने का समुचित अवसर अवश्य मिलना चाहिए। अगला है 8 नंबर का, केशव बार बार सबको सुनाता। तो इसका मतलब ये हुआ केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो इसका ये होगा कि केशव यही कहता होगा, आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ़ की, उन्होंने मुझे नक्काशी का काम सिखाने को कहा। मुझे बादशाह की ऐसी इच्छा पर हैरानी हुई, फिर भी मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी का काम सिखाया। सीखने के दौरान उन्होंने मुझे जी हुजूर भी कहा। उन्होंने मुझसे काम जारी रखने को कहा ताकि कारखाने खुलने पर वे मुझे काम पर रख सके। वे मुझसे बहुत प्रभावित थे। इसके बाद बात आती है शब्दों की निराली दुनिया। तो प्रश्न शुरू होता है, नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, जैसे बढ़ाईगिरी या मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो, ये करना है। का नंबर में खा में आपको करना है छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। बिल्कुल लकड़ी के दुकानदार और बढ़ाई से यह बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठा करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। ये आपको दुकानदार या बढ़ाई से बात करके करना है अपने पेरेंट्स की सहायता से, ठीक है ना। ये आपको स्वयं करना है। ओके, नाउ गा नंबर है, हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हों, उन पर भी बातचीत करो। तो ये गा, खा और गा आपको दोनों को करना है, ठीक है ना। अब आता है प्रश्न नंबर 3 कि कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं, इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। तो चुनाव, पड़ाव, बहाव और लगाव, ये दोनों प्रश्न का प्रश्न और ये 2 प्रश्न, पहले का का और दूसरे का कटाव, इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये यहाँ पर चलिए, तो बढ़ईगिरी में प्रयुक्त होने वाले औजारों के नाम इस प्रकार हैं, ठीक है ना। बढ़ईगिरी में क्या प्रयुक्त होता है, हथौड़ी, लकड़ी या दीवार में कील ठोकने के लिए काम आती है हथौड़ी। आरी आपकी जो आती है लकड़ी के काटने काम आती है, जो कि आपकी जिक्सो टाइप की होती है, जिससे लकड़ी काटते हैं, ठीक है। और पेंच कसने या निकालने का काम आता है आपका। बर्मा एक ऐसा होता है घुमावदार और उसमें नोक होती है, इसमें लकड़ी में छेद किया जाता है, ठीक है, इसमें रस्सी करके यहाँ से घुमाया जाता है। और अगला होता है रंदा, रंदा या रंधा, बोथ आर करेक्ट, रंदा
लकड़ी की घिसाई करने के लिए, लकड़ी को स्मूथ बनाने के लिए, चिकनी करने के लिए रंदा का उपयोग करते हैं। और जो अगला जो प्रश्न था कि कटाव वाला, वो कटाव क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जिसमें हमें संज्ञा दी थी चुनाव। तो चुनाव से शब्द बना हमारा चुनाव हमारी संज्ञा थी, और उससे क्रिया बनी हमारी चुनना। क्रिया है, संज्ञा जो है चुनाव है, इसकी क्रिया है चुनना। वाक्य में प्रयोग हो गया, आज कक्षा में मॉनिटर का चुनाव हुआ। अगला है, एक हो गया ये दूसरे नंबर का, पड़ाव संज्ञा है, क्रिया हो गई पढ़ना। वाक्य में प्रयोग होगा, अगले पड़ाव पर रुकना नहीं है। तीसरे नंबर का हो गया बहाव, क्रिया हो गई बहना, पानी का बहाव तेज है। वाक्य में प्रयोग। चौथे नंबर का हो गया लगाव, क्रिया बनी लगना, और माता पिता को अपनी संतान से बहुत लगाव होता है। तो चलिए